Okay, dear guys, Assalamu alaikum. So today we are going to learn something that is very much important, that is English. हम अंग्रेज़ी 5 लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। आप यकीन माने, अगर आप हमारे मेथड से चल रहे हैं तो आपको 5 मेथड्स में अंग्रेज़ी सीखना बहुत आसान सा लगेगा। और जितना आप टाइम वेस्ट कर चुके हैं, आपने कुछ हासिल नहीं किया है अंग्रेज़ी में, लेकिन इन 5 लेक्चर्स के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। यकीन मानिए, आप एक बार हम पे यकीन करके देखें, आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो जाएगी, तमाम बेहतर हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सोसाइटी में होता क्या है। हम इस लेक्चर को डिवाइड करेंगे 5 लेक्चर्स में। 5 लेक्चर्स में हम डिवाइड करने वाले हैं। उन 5 लेक्चर्स में हर बात स्टेज वाइज आपको मैं क्लियरली समझाता जाऊंगा कि सोसाइटी में क्या है और हम करना क्या चाहिए था और हमने किया क्या था। चलें, सबसे पहले हम देखते हैं, इज़ इंग्लिश अ सब्जेक्ट और लैंग्वेज। ये पहला सवाल है आपका कि इज़ इंग्लिश अ सब्जेक्ट और अ लैंग्वेज, यानी अंग्रेज़ी आपकी सब्जेक्ट है या एक लैंग्वेज है। आपका जवाब क्या होगा? लैंग्वेज है। चले, मैं फ़िलहाल इसको टिक कर देता हूँ। चले, दूसरा सवाल हमारा सोसाइटी में होता है कि हाउ इंग्लिश इज़ टॉट इन अर schools or academies, whether as a language or as a subject। आप बताएं कि क्या होता है अकेडमी में लैंग्वेज यानी अंग्रेज़ी कैसे सिखाई जाती है, एज अ लैंग्वेज या एज अ सब्जेक्ट। अगर एज अ लैंग्वेज पढ़ाई जाए तो 3 माह में वो सेंटर आपका पूरा हो जाता है। आपका 3 माह में एक सब्जेक्ट पूरा हो सकता है और हो जाएगा, लेकिन वो एज अ लैंग्वेज पढ़ाते ही नहीं, वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आपने पहले कहा यहाँ कि अंग्रेज़ी एक लैंग्वेज है, लेकिन आप पढ़ कैसे रहे हैं? एज अ लैंग्वेज नहीं, एज अ सब्जेक्ट रहे हैं। आपकी दोनों बातों में फ़र्क है। आप लैंग्वेज कह रहे हैं कि ये है लैंग्वेज, लेकिन आप लैंग्वेज को लैंग्वेज के तौर पे नहीं पढ़ रहे, आप किस पे पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो जाहिर ही है कि आपको वो समझ नहीं आएगी और आप कभी उस पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो क्या करना है हमें? इस चीज़ से आपने सिमेट्रिक करना है। एसिमेट्रिक नहीं करना, सिमेट्रिक करना है, यानी कि बराबरी में बनाना है कि हमें लैंग्वेज के तौर पे सीखनी है, नॉट एज अ सब्जेक्ट। चले, वो सब्जेक्ट के तौर पे। अच्छा, सवाल दूसरा है, व्हाई डू दे टीच इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रादर देन एज अ लैंग्वेज। वो सब्जेक्ट यानी अंग्रेज़ी को वो सब्जेक्ट के तौर पे क्यों पढ़ाते हैं, लैंग्वेज के तौर पे क्यों नहीं पढ़ाते? इसकी एक बड़ी वजह है। कौन सी? वो वजह है द मनी। अगर वो लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाना शुरू कर दिए उन्होंने, तो क्या होगा? 3 मंथ्स में आपकी अंग्रेज़ी पूरी हो जाती है। आपकी अंग्रेज़ी 3 माह में पूरी हो जाएगी। आप बोलने के और लिखने के काबिल बन जाएंगे, तो आप सेंटर छोड़ देंगे। तो उनका जो दुकान चल रहा था वो आपकी वजह से चल रहा था। आप ही चले गए तो उनका दुकान कैसे चलेगा? उस वजह से वो सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाते हैं, ताकि आप 3-4 साल उनके पीछे लगे रहें। ठीक, चलें, एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज कौन पढ़ेगा? हमने यहाँ फील्ड्स देखनी है। 3-4 टाइप की नहीं, हज़ारों फील्ड्स हैं। आप अपनी फील्ड चूज़ करें, आप हैं किस फील्ड में। क्या आप मेडिकल में हैं? क्या आप इंजीनियरिंग में हैं? क्या आप अपने एकेडमिक बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप एक वकील हैं? क्या आप एक बिजनेसमैन हैं? क्या आप एक इंग्लिश टीचर हैं? अगर कि आप टीचर हैं, इंग्लिश टीचर हैं, तो आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए। आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़नी ज़रूरी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिट नॉलेज मिलता है। एक्सप्लिसिट नॉलेज, पता है आपको एक्सप्लिसिट नॉलेज किससे कहते हैं? एक्सप्लिसिट नॉलेज यानी कि वास्ट नॉलेज, वास्ट स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट। आपने बताना है बच्चों को कि ये चीज़ नहीं करनी, ये करनी है, तो आपको पहले पता तो होना चाहिए खुद को। इसीलिए हम लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो मेडिकल के हैं, वो इंजीनियरिंग के हैं, वो एकेडमिक बेहतर करना चाहते हैं, वो लॉयर बनना चाहते हैं, या वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या वो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। आप एज अ सब्जेक्ट उन्हें नहीं पढ़ाएंगे।
पहले तो आप खुद इन फील्ड से ताल्लुक़ रख रहे हैं, तो आपका बेहतर है आप एज अ सब्जेक्ट को छोड़ दें, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, जो टीचर बनना चाहता है उसे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, लाजमी पढ़नी चाहिए, उसे एज अ लैंग्वेज पहले पढ़नी चाहिए, उसके बाद एज अ सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़नी है, एज अ सब्जेक्ट कभी भी नहीं पढ़नी, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं सोसाइटी में एज अ सब्जेक्ट तो आपकी सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन आप अंग्रेज़ी क्लियर नहीं कर पाएंगे, ना आप ठीक से बोल पाएंगे, ना आप ठीक से लिख पाएंगे। तो ये एकेडमीज़ की क्या होती है, एक दुकान चलाने की एक ट्रिक होती है, ताकि वो अपनी दुकान चलाते रहें और आप जैसे कस्टमर्स उनके पास आते रहें। तो आपने सिंपल से करना है, इस फंडे को ख़त्म करना है कि एज अ सब्जेक्ट पढ़नी नहीं है, आपने एज अ लैंग्वेज पढ़नी है। तो जब आप एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, पूरी लैंग्वेज को यानी कहते हैं लैंग्वेज की तरह सीखनी है, तो आपका मसला यहीं हल हो जाता है। आधे से आधा मसला यहीं हल हो गया, बाकी सिर्फ 10% या 20% या 30% कर लें, वो मसला रह जाता है, उसमें से आपने आगे जाना है। अच्छा, हमने सब्जेक्ट का समझ आ गया कि सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट को सीखते हैं, सब्जेक्ट है क्या। एक सब्जेक्ट बेटा हमेशा क्लासरूम में पढ़ा जाता है, सब्जेक्ट आपका क्लासरूम में बैठ के पढ़ा जाता है, लेकिन लैंग्वेज आप कहीं भी सीख सकते हैं, ड्रामों में, फिल्मों में, और आप दोस्तों के साथ किसी के साथ भी सीख सकते हैं। लेकिन आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री हर दोस्त से बात नहीं कर सकते, और छोटे बच्चे से बात नहीं कर सकते, बड़े से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिज़िक्स है ना, वो केमिस्ट्री है ना, वो मैथ्स है ना, वो आप उनसे कर सकते हैं जो उन्हें जानते हों। लेकिन अंग्रेज़ी आप सबसे बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी आप सबसे बोल सकते हैं। किसी से नहीं बोल सकते तो आप आईने के साथ बोल सकते हैं। खुद आप अपने आईने में खुद को देखें और खुद के साथ बोलें, खुद सवाल करें, खुद जवाब करें, जवाबात बनाएं, जवाबात करें नहीं, जवाबात बनाएं, तो ये आपका मेथड हो जाए। चलिए, एज अ सब्जेक्ट नहीं सीखने हमने, एज अ, क्योंकि आपने 5-7 साल सीखी है, 5 to 7 years आपने एज अ सब्जेक्ट सीखने की कोशिश की है, लेकिन आप सीख नहीं पाए। वैसे तो ज़्यादा है, 12 साल आपने दिए हैं ज़िंदगी को अंग्रेज़ी सीखने के लिए, लेकिन आपकी अंग्रेज़ी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, वहीं की वहीं खड़ी हुई है, आप नहीं सीख पाए। माजरा क्या था, आपने रास्ता ही उल्टा पकड़ा था एज अ सब्जेक्ट का। चले एक सादा सा मिसाल दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। वो क्या है, आपने कभी ये चीज़ देखी है, क्या ये चीज़ आपने पहचान दे, क्या है, बचपन में देखी हो या कहीं अभी देखी हो, क्या है? इसे हम कहते हैं पिक्चर। क्या कहते हैं? पिक्चर नहीं, पिक्चर, पिक्चर। क्या है? इसे बोलते हैं हम मटका, सिंधी में बोलते हैं हम दिलो, दिला, दिलो, बिलो, बिलो नहीं दिलो। ओके, सो अगर आप इसको भरना चाहें तो भर सकते हैं, भर सकते हैं जी, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आप इसको उल्टा कर रहे हैं, इस तरह। किस तरह? ओ, वो इस तरह आपने इसको उल्टा बना दिया। अभी आपको कितने साल चाहिए इसे भरने के लिए? इसी पोजीशन में, इसी पोजीशन में भरने के लिए आपको सदियां लग जाएंगी, लेकिन ये भरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने नेचर ही उल्टी की है, उसकी नेचर ही पूरी उल्टी है। जब नेचर पूरी उसकी उल्टी हो गई तो कभी भी नहीं आप भर पाएंगे इसे। यानी आप एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश को पढ़ रहे थे ना, वो आपका माजरा ये था बेटा, आपका माजरा ही सारा यही था कि आप लोगों ने क्या किया, उसको पढ़ना ही गलत तरीके से शुरू किया। जी तो दोस्तों, आप देखें, हम इसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं और आपने 12 साल ज़ाया कर दिए हैं। लेकिन अब क्या करना है? नाउ यू आर सपोज टू चेंज इट्स पोजीशन एंड ट्राई दिस मैथड। विच मैथड? कि आपने अपसाइड डाउन किया हुआ था, ऐसे अपसाइड डाउन तरीके से आपको पढ़ाया गया कि इस तरह आप मटके को भरें। कभी नहीं भर पाए 12 सालों में। अभी आपने इसको इस तरह भरना है, बस सिर्फ क्या करना है, 5 मिनट लगने हैं और ये भर जाना है, और आपको समझ आ जाना है कि चीज़ क्या थी, करना क्या था, हम कर क्या रहे थे। यहाँ एक जुमला है, मैं एक अर्ज़ करता जाऊँ कि जुमला कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
मैं इस जुमले के बहुत खिलाफ हूँ, मैं इस जुमले के बहुत खिलाफ हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आपने 12 साल तो प्रैक्टिस की ना, प्रैक्टिस आपने 12 साल तो की, लेकिन आप परफेक्ट नहीं हो पाए। वजह क्या थी? क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस थी ना वो गलत थी, प्रैक्टिस जो थी आपकी वो गलत थी। सही कैसे करनी है? तो इसे कहते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस भी तो परफेक्ट होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस ही गलत कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस ही गलत कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस तो हो गई लेकिन गलत तरीके से हुई, तो जिस तरीके से हुई वही गलत हुआ, उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। तो आप प्रैक्टिस, सपोज आपको सब्जेक्ट मैथ का पेपर देना है और आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी रोज़ाना कर रहे हैं, लेकिन पेपर आ गया मैथमेटिक्स का। आपकी प्रैक्टिस तो थी लेकिन किस सब्जेक्ट पे थी? मैथ पे थी, आगे आ गया केमिस्ट्री। सो इसी तरीके से बेटा आपने, चले आप दूसरा एक मिसाल बताता हूँ। आप एक बस में चढ़े, एक बस में चढ़े, वो कहाँ से जा रही है? वो यहाँ से, यहाँ कौन सा शहर है ये? हम कहते हैं सपोज ये कराची है, नहीं कराची नहीं, बीच वाला करते हैं, हैदराबाद, हैदराबाद। और आपको जाना है लाहौर, आपको जाना है लाहौर, लेकिन ये गाड़ी जा रही है लाहौर की तरफ नहीं, ये गाड़ी जा रही है कराची की तरफ। आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं चढ़ने की, चले बस में चढ़ गए आप, और आप सफ़र भी कर रहे हैं, सफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन किस तरफ सफ़र कर रहे हैं वो आपको पता है कि आपने जाना लाहौर था लेकिन आप कराची जा रहे हैं, आप कराची की बस में चढ़े हुए हैं। आपको जब पता चल गया ना कि मैं गलत बस पे हूँ, तो आप क्या करेंगे? रास्ता चेंज करके दूसरी बस लेंगे, इस तरह हो गया। लेकिन आपको पता भी चल गया है कि आप गलत बस में हैं, लेकिन फिर भी आप जिद कर रहे हैं कि नहीं मैं कराची जाऊँगा इसी बस पे ही, इसी बस पे ही मैं लाहौर जाऊँगा। भाई आप गलत बस में बैठे हैं, ये यहाँ तक, अच्छा टाइम भी आपके पास कुछ 6 घंटे हैं, 6 आवर्स हैं आपके पास, और 8 घंटे लगेंगे आपको लाहौर कराची पहुँचने में, 8 आवर्स लगेंगे यहाँ पे, और फिर 8 घंटे आपको वापस आने में लगेंगे। लेकिन आपके 6 घंटों में जो पहुंचना था वो आप पहुंच नहीं पाएंगे। आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं है। इस वजह से क्या करना है आप लोगों ने? बस अभी इस मेथड को यहीं पर रोक देना है और आपने लैंग्वेज का मेथड स्टार्ट करना है। जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि 5 लेक्चर्स में, वो इसी तरीके का होगा और इसी नेचर का होगा। आपको यकीन दिलाता हूँ, आपने 12 साल तो वेस्ट किए, चलें 5 दिन और भी वेस्ट कर लें, 5 दिनों में आपने ये 12 साल की मेहनत आपको रंग लाएगी। लेकिन आपने जो गलत मेहनत की थी वो उस तरीके से आप रिजल्ट नहीं हासिल कर पाए, लेकिन इन 5 लेक्चर्स में आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आप प्रैक्टिस भी बेहतरीन कर पाएंगे और सीख भी अच्छा पाएंगे। आपकी अंग्रेज़ी बहुत कमाल की होगी, लिखने में भी और पढ़ने में भी। ये मेरा आपसे वादा रहा। ओके जनाब, तो हम दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं, जो फेल्ड मेथड अप्लाई हुआ, सेकंड फेल्ड मेथड हम जिसे कहते हैं। कौन सी हुई? जिस तरह आपके बहुत से मेथड्स आए अंग्रेज़ी पढ़ाने के, अंग्रेज़ी पढ़ाने के बहुत से मेथड्स सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाए गए, जहाँ से अंग्रेज़ी सिखाना शुरू कर दी गई, उससे आज तक जो जो मेथड्स अप्लाइड हुए हैं और कौन कौन से फ्लॉप हुए हैं, हम उन पे बात करेंगे, ताकि आपको आपकी मेहनत जो 12 साल आपने की थी, आपको पता चले कि आपने कहाँ से की थी और किस तरह गलत की थी। चलिए पहला मेथड था GTM, जिसे कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वो क्या था? ये अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया, यानी जब वो कॉलोनीज़ बनाते थे, मीन्स कॉलोनियलिज्म जो दौर था, कॉलोनियलिज्म का, उस वक्त का ये मेथड है। कॉलोनियलिज्म पता है आपको? अगर नहीं पता तो आप इस तरह, बस मैं सिंपल बता देता हूँ कि जो हम लफ्ज़ कॉलोनी बोलते हैं वो यहाँ कॉलोनियलिज्म से लाया गया है, जिसका मतलब है कि जब अंग्रेज़ों ने हुकूमतें बनाना शुरू कर दी और मुल्कों में, यानी किसी और मुल्क पे हमला करके और उनकी हुकूमतें खुद के पास रख ली, उसे हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म या एम्पायरलिज्म। चलें, आप सब कुछ भी याद ना रखें, सिर्फ ये याद रखें कि जब सब कॉन्टिनेंट की हुकूमत, यानी कि जो मुग़लों की हुकूमत थी, किन गिराई थी? कौन हमला करके आ गए थे? वो अंग्रेज़ आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अंग्रेज़ आ गए थे सब कॉन्टिनेंट में। तो अंग्रेज़ों ने क्या बनाई थी?
यहाँ कॉलोनी बनाई थी। किसको? सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने कॉलोनी बना दी थी। कॉलोनी बनाना यानी कि किसी और मुल्क के पे हमला करके उनकी हुकूमत छीन के खुद हुकूमत करना, इसे कहते हैं आप कॉलोनियलिज्म। ये शुरू हुआ था 13th सेंचुरी से या 12th सेंचुरी से। वैसे तो पुराना है, लेकिन हम अंग्रेज़ों की बात करेंगे तो वो 13th सेंचुरी से, वरना तो वो ग्रीक्स भी थे और कॉलोनियलिस्ट थे और रोमन भी थे, लेकिन हम 13 से बात करेंगे। 13 में जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत करना शुरू कर दी और कॉलोनी बनाना शुरू कर दी, तो वो क्या करते थे, जिस इलाके में आते थे ना, उस इलाके की क्या करते थे, लैंग्वेज, ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश हो जाती थी। यानी किसी भी इलाके में गए, उनकी लैंग्वेज चेंज करके अपनी लैंग्वेज रख देते थे एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि एज ऑफिस लैंग्वेज। तो वो क्या हो जाता था, जो वहाँ के लोग थे उनको पढ़ना भी था और उनको नौकरियाँ भी लेनी थी, तो किस तरह लेते? अब तो अंग्रेज़ी आ गई, तो उनको अंग्रेज़ी आती नहीं थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, सिखाना शुरू कर दिया उन लोगों को अंग्रेज़ी। कौन सा मेथड किया पहला अप्लाई? वो ये मेथड था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। 13वीं सदी में इस्तेमाल किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया 13वीं सदी में, और आज तक हम 2023 में इसी मेथड को यूज़ कर रहे हैं कि हम अंग्रेज़ों से कितना पीछे हैं। कितने साल, कितने सदियां हो गई हैं? साल कितने हो गए? 723 साल हो चुके हैं। नहीं, 700 कैसे? 700 जी, 723 साल हो गए हैं आपको पुराना मेथड इस्तेमाल करते करते। ये फिलअप हो गया था उसी टाइम, ये फिलअप हो गया था उसी टाइम। चलें, उसके बाद उन्होंने मेथड नया लाया, कौन सा? जिसे कहते हैं ऑडियो मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। दूसरा तरीका था, दूसरा मेथड था, क्योंकि ये फिलअप हो चुका था, ये फिलअप हो चुका था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने दूसरा मेथड अप्लाई किया, ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसमें क्या था, एक उनके पास टेप हुआ करती थी, वो टेप चलाते थे और वो लोगों को सुनाते थे। जो लोग होते थे वहाँ के, उनको सुनाते थे और वो सुनते थे। सुनने के बाद उन्हें क्या कहा जाता था कि आप प्रैक्टिस करें, कि आप इसी जुमले की प्रैक्टिस किया करें। 2 जुमले सिखाए या 3 जुमले सिखाए। जैसे मिसाल आप कह दें, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ये एक जुमला उन्हें सिखाया गया। वो रोज़ बोलते थे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरह वो बोलते रहे। लेकिन इसको क्या, इस बार क्या हुआ, ये भी फिलअप हो गया सिस्टम। क्यों? क्योंकि जुमले बहुत थे, लैंग्वेज बहुत बड़ी वसी होती है, डिस्कोर्स होता है पूरा, उसको समझने के लिए आपको सदियाँ चाहिए। उन्होंने समझा कि ये लोग हमारी बातें समझने नहीं पा रहे, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, दूसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। कौन सा? तीसरा मेथड था ऑडियो विजुअल मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड। अभी क्या हुआ, मेथड तो वही है ऑडियो, लेकिन इस बार उन्होंने नई चेंज लाई। कौन सी नई चेंज थी? वो थी विजुअलिज्म। विजुअलिज्म किसे कहते हैं? जिसे आप कहते हैं वीडियो। यानी उन्होंने अभी टेप की बजाय एक टीवी रखना शुरू कर दिया। उस टीवी पे वो पढ़ाते थे, लोग सुनते थे, और उस यानी कि क्या हुआ, अगर जो तरीका था वो लिप्स मूवमेंट का था, वो लिप्स मूवमेंट को वो देखते थे कि किस तरह वो लिप मूवमेंट होती है और किस तरह वो, यानी कि पहले इस तरह की नहीं होती थी, ये सिर्फ टैप था। टैप में कैसे पता चलता कि लिप्स कैसे करने हैं और आवाज़ कैसे पता करनी है। अभी उनको वीडियो के थ्रू यानी ऑडियो भी समझ आ रहा था और वो लोग देख भी पा रहे थे बोल कैसे रहा है। व्हाट इज द मेथड टू अटर द साउंड्स अटर करने का तरीका कौन सा है। चले, उसके बाद नया तरीका आया, और अप्रोचेस बहुत सी हैं, लेकिन मैं अभी अप्रोचेस और थ्योरीज पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत टाइम ले लेगा, हम किसी और दिन उसको कचहरी कर लेंगे। लेकिन आज जो हमने जो मेथड है वो अंग्रेज़ों ने, अच्छा इस बार क्या हुआ, ये चलते चलते दौर यहाँ आ गया 19th नहीं बल्कि 20th सेंचुरी स्टार्ट हो गई। 20th सेंचुरी में जंग स्टार्ट हो गई। कौन सी? वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो गई। अभी लोगों को जो कॉलोनीज बना रहे थे उन लोगों को समझाना था और इतना टाइम ही नहीं था पढ़ाने का। अभी इन्होंने क्या किया, दूसरा मेथड लाया। उन्होंने लाया, कौन सा मेथड था? वो डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में क्या था कि भाई आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और खुद से सीखें। इसे कहते हैं नेचुरलिज्म। यानी नेचुरल वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। दिस वाज द मेथड दैट वाज एप्लीकेबल एंड दैट वाज टू बी सक्सेसफुल एंड दे सक्सीडेड। और वो कामयाब
हो गए इसी मेथड में कि चंद लोग यहाँ से आए, चंद लोग यहाँ से आए, कुछ लोग यहाँ से आए, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, 2-3 अंग्रेज़ हैं और 2-3 और लोग हैं, 3 और हैं, तो ऐसे कर करके वो लैंग्वेज सीख चुके थे। इसी तरीके से यानी कि बहुत से लोग कामयाब हुए। आप सलमान खान को देखें, आप कतरीना कैफ को देखें, आप शाहरुख खान को देखें, ये जो बड़े बड़े आपके अदाकार हैं इंडिया के, वो मैट्रिक पढ़े हैं या कोई मैट्रिक फेल है, और सलमान खान ने अभी और शाहरुख खान ने और 2 साल पहले या 4 साल पहले BA किया था। इसका मतलब क्या कि वो एकेडमी से भागे हुए थे, पढ़े लिखे लोग खास नहीं थे, लेकिन वो इंडस्ट्री में बहुत मशहूर हो चुके थे। तो अंग्रेज़ी कैसे उनकी बेहतरीन है? अगर इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं तो उनकी अंग्रेज़ी कैसे बेहतरीन है? उसका तरीका यही था कि उन्होंने बहुत सा पैसा कमा लिया और 4 साल चले गए इंग्लैंड, 4 साल रह लिया ऑस्ट्रेलिया में, 2 साल वहाँ, 2 साल वहाँ, 1 साल वहाँ। तो करते करते डायरेक्ट मेथड की वजह से वो आज अंग्रेज़ी इतनी ज़बरदस्त बोलते हैं कि आप सुन के कहते होंगे कि इस जैसे अंग्रेज़ कोई भी नहीं शायद। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यह मेथड था नेचुरलिज्म का। सो हम इस लेक्चर को यहाँ मेथड को यहाँ पूरा करते हैं और आगे चलते हैं। इस मेथड को देखते हैं कि कितना एप्लीकेबल है इस ज़माने में, कितने दिनों में हम सीख सकते हैं इस मेथड। जी दोस्तों, तो हमने देखना ये है कि अच्छा मैं डायरेक्ट मेथड पे जाने से पहले आपको कुछ तीसरी मिथ जो है वो बताना चाहता हूँ कि तीसरी मिथ है क्या। रीडिंग मोर लीड्स टू बेटर स्पीकिंग। ये सच नहीं है, बट इट इज़ नॉट ट्रू कि आप रीडिंग ज़्यादा करेंगे तो आप बेहतर स्पीकर बन जाएंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता, ये याद रखें। क्यों? क्योंकि रीडिंग को हम स्पीकिंग की तरफ ले ही नहीं सकते। अच्छा चले मैं आपको ये क्यों का सवाल है। आप देखें स्किल्स लैंग्वेज में कौन कौन सी है। स्किल्स लैंग्वेज में बेटा 4 होती हैं। एक होती है पहली रीडिंग नहीं बल्कि रीडिंग, और दूसरी होती है लिसनिंग। अच्छा, इन दोनों स्किल्स को हम क्या कहते हैं? इनपुट स्किल्स। क्या होती हैं? इनपुट स्किल्स, या आप इसे कह सकते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस स्किल्स फॉर कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज हम जैसे कहते हैं ना इनपुट, यानी कि आप दिमाग में ले रहे हैं, किसी और से कोई चीज़ ले रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं, किसी से मालूमात ले रहे हैं, या किसी से सुन रहे हैं, या आप देख रहे हैं, ये आपका इनपुट कर रही होती है। रीडिंग में आपकी आंखें होती हैं और लिसनिंग में आपके कान। चले, अगर आपकी आंखें इन्वॉल्व हैं तो आप बेहतर राइटर तो बन सकते हैं, लेकिन बेटर स्पीकर कभी नहीं बन सकते। और लिसनिंग आप कर रहे हैं, सारा दिन आप मूवीज़ देखते हैं इंग्लिश में, या आप न्यूज़ देख रहे हैं, या कुछ भी, ये क्या होता है? ये आपको बेटर स्पीकर बनाएंगी। लेकिन आप ज़्यादा रीडिंग करेंगे, आप कभी स्पीकर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये रास्ते इस तरह नहीं आते, ये रास्ते एक दूसरे के सामने जाते हैं। ये रास्ते भी सामने एक दूसरे के जा रहे हैं। यानी कि इफ़ यू आर रीडिंग मोर यू विल बी गुड राइटर, इफ़ यू आर लिसनिंग मोर यू विल बी गुड स्पीकर। अगर चलें आप बहुत सुनते हैं, क्या आप अच्छे राइटर बन सकते हैं? कभी नहीं। आप लिसनिंग करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, तो आप कभी राइटर नहीं बन सकते। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप कभी स्पीकर नहीं बन सकते। दे गो अलॉन्ग टुगेदर। आप दोनों को साथ लेके चलते हैं। 50% ये कर रहे हैं काम और 50% आप ये काम कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप राइटर भी बन सकते हैं 50%, और 50% आप स्पीकर भी बन सकते हैं। लेकिन आप ये 100 कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि 50% आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप ये 100% कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये 50% हो जाए, तो ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। जितनी आप जिसे टाइम देंगे आप उसी से बेहतर करेंगे। चलें, आप दोनों को 50-50 ले रहे हैं, क्या आप दोनों में 100% हो सकते हैं? दोनों में 100% हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ 100% जा रहे हैं तो आपके पर्सन यहाँ बच रहा है क्या? 0%। अगर यहाँ आप 100% जा रहे हैं तो आपके पास क्या परसेंट बचा? यहाँ 0%। तो आप दोनों में बेहतरीन कभी बन ही नहीं सकते। लेकिन इस तरह आप कर सकते हैं कि 5 साल आपने एक स्किल को दिए, 5 साल आपने रीडिंग को दिए,
आप अब बेहतरीन राइटर बन चुके हैं, आप अभी बेहतरीन राइटर बन चुके हैं। और दूसरे आपने क्या करने हैं, 5 साल किसको देने हैं, लिसनिंग को। सपोज ये है वैसा है तो नहीं, लिसनिंग 5 साल के लिए नहीं, लेकिन एक साल कर लें, एक साल के करते हैं। 1 साल आपने रीडिंग को दिया तो आप अच्छे से राइटर बन गए, और आपने 1 साल लिसनिंग को दिया, अब भाई आप अच्छे स्पीकर भी बन चुके हैं। लेकिन दोनों को साथ लेके चलेंगे तो 50-40% आपका परसेंट बढ़ जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड जैसे होगा तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी स्किल जो ये कह रहे हैं आप, रीडिंग लीड्स टू स्पीकिंग, ये प्रूव हो गई कि ये सिर्फ मिथ है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप दोनों बनना चाहते हैं ना, आप राइटर भी बनना चाहते हैं अच्छे, और आप अच्छे स्पीकर भी बनना चाहते हैं, तो आपको एक स्किल काम नहीं आएगी। आपने क्या करना है, राइटिंग अच्छी करनी है तो आपने क्या करनी है, रीडिंग करनी है। अगर आपने स्पीकिंग अच्छी करनी है तो आपने क्या करना है, लिसनिंग ज़्यादा करनी है। अगर सिर्फ लिसनिंग करेंगे तो अच्छे स्पीकर तो बन सकते हैं, फिर राइटर नहीं बन सकते। अच्छी रीडिंग कर रहे हैं, बहुत सी किताबें पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, और स्पीकर नहीं बन सकते। दोनों की स्किल्स बेटा अलग अलग है, क्योंकि ये आप अकेले, ये रीडिंग क्या करते हैं, आप कमरे में बैठ के करते हैं, कमरे में बैठ के करते हैं या कहीं पे बैठ के करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आप जब बोल रहे होते हैं ना, लोग आपको देख रहे होते हैं। यहाँ पे आपको स्किल्स चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको वोकैबुलरी चाहिए, और आपकी यानी कि आप जो शर्मा रहे होते हैं ना लोगों से, क्यों शर्मा रहे होते हैं, क्योंकि आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग की नहीं है। यहाँ आपको पब्लिक स्पीकिंग डील करना बहुत मसला होगा। पब्लिक स्पीकिंग यानी कि पढ़ रहे हैं ना आप, चले आप लिखेंगे तो पेज पे ना कोई देख तो नहीं रहा आपको, वहाँ पे आपकी स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहले आपका आता है कॉन्फिडेंस। अच्छा, आपको यहाँ मिस्टेक्स का खौफ नहीं होता, आप इसीलिए लिख रहे होते हैं क्योंकि आपको मिस्टेक्स का खौफ नहीं होता कि लोग हंसेंगे। आपको पता है हंसेगा भी कौन, सिर्फ चेकर हंसेगा ना कि आपने ऐसा लिखा है। लेकिन यहाँ जब स्पीकिंग करेंगे आप, बहुत से लोग सुन के आप पे हंसेंगे, इसलिए आप खुद से डरते हैं, इसलिए आप बोलते नहीं हैं। बोलना सीखना है ना, यहाँ से नहीं सीख सकते आप। कहाँ से सीखना है, लिसनिंग से। आप लिसनिंग बहुत ज़्यादा करें, लिसनिंग करते जाएंगे आप सीखते जाएंगे क्या, स्पीकिंग। चले अगर अब चलते हैं हम डायरेक्ट मेथड के पास। जी दोस्तों, तो हम आ गए डायरेक्ट मेथड के पास। अभी डायरेक्ट मेथड क्या है, पहले मैं बता चुका हूँ डायरेक्ट मेथड को, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ अगर आपको भूल चुके हैं, आपको याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि डायरेक्ट मेथड हमने कहा था कि एक मेथड है जहाँ पे आप नेचुरलिज्म अप्लाई करते हैं, यानी कि नेचुरल वे ऑफ लैंग्वेज लर्निंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसे हम दूसरा अगर नाम दें तो इसे कहते हैं नेचुरलिज्म, ठीक है। या अगर आप तीसरा ऐसा नाम देना चाहें तो हम इसे कहते हैं इंटरएक्शन, यानी आप एक दूसरे से बातें करके आप अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक। अभी डायरेक्ट मेथड को क्या कहते हैं, ये कामयाब है या नाकाम है, तो मैंने सिंपल सा लिख दिया है, इज सक्सेसफुल मेथड फॉर लर्निंग इंग्लिश के लिए ये बहुत मुफीद, इंग्लिश के लिए नहीं सिर्फ दूसरी लैंग्वेज के लिए, यानी हम इसे कह रहे हैं ESL, यानी इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, या आप कोई और लैंग्वेज सीख रहे हैं, बल्कि ये जो मेथड है वो सेकंड लैंग्वेज के लिए बहुत मुफीद है, एप्लीकेबल है। क्यों, आप सिंपल सा एक जुमला देख लें, मेरा मिसाल देख लें कि यहाँ से हमारे अनपढ़ लोग जो जा रहे होते हैं सऊदी अरेबिया और आपकी दुबई और शारजा जो इंग्लैंड जा रहे होते हैं, और जब वो 5 साल के बाद या 2 साल के बाद लौटते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी अरबी जानते हैं, बहुत सी अच्छी फारसी जानते हैं, और बहुत सी अंग्रेज़ी अच्छी जानते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने कौन सा मेथड अप्लाई किया होता है, डायरेक्ट मेथड। अच्छा, वो अंग्रेज़ी की तरह नहीं गए कि वहाँ पे ग्रामर सीखी अरबी की या फारसी की और फिर यहाँ आए और अच्छे थे, नहीं ऐसा हुआ। वो पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो पढ़ा कहाँ से। क्या वो दूसरे तरीके ऑडियो विजुअल मेथड अप्लाई किया या ऑडियो लिंगुअल मेथड अप्लाई किया, नहीं, वो यही मेथड है जहाँ से हमें ये इंश्योरिटी होती है कि यही तरीका कामयाब है, बाकी तरीका कोई कामयाब नहीं हो पाया। चले, तो हम नेचुरलिज्म यानी कि नेचुरल वे ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज लर्निंग का कौन सा अप्लाई करते हैं,
आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप बनाना है, क्रिएट ग्रुप। कौन सा ग्रुप बनाना है, 4 लोगों 3 लोगों, चले 4 लिखते हैं। 4 पीपल आर नीडेड हेयर। आपने क्या करना है, उन लोगों से पहला 4 जो लोग हैं उनसे उन्हें एक टॉपिक देना है, उन्हें एक टॉपिक दें। सपोज हम कहते हैं एजुकेशन, आपने एजुकेशन टॉपिक लिया। आपने एक रूल बनाना है कि भाई हमने अंग्रेज़ी बोलनी है जितनी भी आए, लेकिन सिंधी का, उर्दू का या किसी और ज़ुबान का यानी मदर टंग का, एमटी का कोई एक भी लफ्ज़ नहीं बोलना। जो बोलेगा उस पर फ़ाइन होगा, जो बोलेगा उस पर एक लफ्ज़ पे 1 रुपया फ़ाइन। तो हंसी आ रही है कि एक लफ्ज़ पे 1 रुपया क्या बनता है, इसकी क्या अमाउंट बनेगी, 5 रुपये, 10 रुपये। लेकिन आप यकीन करें, अगर वो बोलता जाएगा तो तकरीबन